चलो दोस्तों शुरू करो कहानी आज की। देखो जी, ये है भाई साहब इंड एस 40, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम ही लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सबसे पहली बात यही होगी कि आखिर ये एस आया क्यों। भाई जाहिर है ये इंड एस आया होगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। असल में अभी तक ना हम लोग जो इंडिया में गैप था वो था इन्वेस्टमेंट का गैप, और इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग शेयर, डिवेंचर यानी कि फिनेंशियल एसेट और लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब रखते थे, या फिर इंड एस 16 था जिसके अंदर हम लोग पीपीई की बात करते थे। तो ये एक स्पेशलाइज एस आया जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की बात करेगा। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसके डिफिनीशन तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे और उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन होगा। लेकिन अभी मैं सिंपली शब्दों में अगर आपको बताऊं, एकदम बेसिक पॉइंट में मैं बताऊं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो लैंड एंड बिल्डिंग हो, और दूसरी बात वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग हो लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। और जिसको हमने मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, रेंट के लिए हमने पढ़ा है, इंटरेस्ट के लिए, डिविडेंड के लिए। तो यहाँ इंटरेस्ट और डिविडेंड तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा रेंट कमाने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपने रखा है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। तो इंड एस 40 जो है, पूरा ही लिखता हूं, इंड एस 40 ये बेसिकली 4-5 चीजों से दोस्तों गुजरेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो 4-5 बातें जो हैं, सबसे पहले तो हर एस की जो बातें होती हैं यहां भी वही होंगी, 3 बातें, जिसके अंदर कवर होगा ऑब्जेक्टिव, फिर बात आएगी दोस्तों ऑब्जेक्टिव के बाद स्कोप कि कौन सी चीज इसके अंदर कवर होगी नहीं होगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसमें आपका डिफिनीशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें पहले क्लियर होंगी, और तब उसके बाद जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे, जब डिफिनीशन पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे रिकॉग्निशन की। और आप तो जानती हैं कि रिकॉग्निशन के बाद बात आती है मेजरमेंट की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, और लास्ट में आपने सुना होगा ट्रांसफर या डिस्पोजल जो बातें होती हैं, ट्रांसफर या डिस्पोजल की बातें होंगी, और उसके भी लास्ट में डिस्क्लोजर की बातें होंगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका मेन बॉडी है इंड एस का, लेकिन ये तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब ये सारी चीजें भी हम देखें। तो इसमें 8 बातें हैं जो आपको ध्यान देनी, वैसे भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये तो हर एस में होता है। 6 बातें तो हर इंड एस की कहानी होती है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डिफिनीशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर। इसमें मेजरमेंट को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और ट्रांसफर डिस्पोजल भी आता ही आता है, तो वो बातें भी इसमें कवर की गई हैं। तो चलिए जरा हम शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको, इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टीज स्पेशली लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड टू अर्न रेंटल इनकम, ध्यान दे रहे हैं, रेंटल इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। या तो रेंटल इनकम की बात होगी या कैपिटल एप्रिसिएशन की बात होगी या बोथ की बात होगी। और पीपीई से अलग है, पीपीई में रिवैल्यूएशन मेथड और कॉस्ट मॉडल दोनों की बात है। इसके अंदर सिर्फ अभी एक ही मॉडल प्रेस्क्राइब किया गया है,
कॉस्ट मॉडल। हालांकि रिवैल्यूएशन करना है, फेयर वैल्यू की बात करनी है, लेकिन फेयर वैल्यू का अकाउंटिंग नहीं करना, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर है दोस्तों, उसकी अकाउंटिंग की बात नहीं कही गई है। तो एक बार दायरा क्लियर कर लेते हैं कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। आज की क्लास में हम लोग लैंड या बिल्डिंग जो बेसिकली रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्त, अब आइए, ये कहाँ पे अप्लाई होता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोनों तरह की बातें होती हैं स्कोप में कि भाई यहाँ अप्लाई होगा और यहाँ अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने इंडेस 2 पढ़ा, इंडेस 16 पढ़ा, दोनों में ये बातें थी कि भाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो देखिए कहता है ये रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे तो लागू होगा, लेकिन ये लागू नहीं होगा किस चीजों पे? बायोलॉजिकल एसेट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर इंडेस 16 एंड इंडेस 41। 16 में तो खैर बेरर प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे बेरर प्लांट और यहाँ पे अदर, उन पे ये लागू नहीं होगा, भले ही वो रेंटल के लिए या किसी और बात के लिए रखे गए हों। तो एक चीज तो गई, क्योंकि भाई हमने अलग एस बना रखा है, जब 41 या 16, तो वहाँ पे ये लागू हम क्यों करेंगे, इसकी जरूरत यहाँ क्या है। इसीलिए बायोलॉजिकल एसेट को छोड़िए और आपने 16 और ये दोनों ही पढ़ लिया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए कि क्या है बायोलॉजिकल एसेट। फिर से दोबारा मुझे उम्मीद है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं लागू होगा वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर, लाइक मिनरल राइट्स, मिनिमम मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैसेज एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। इनके अब अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। 106 भी है और भी गैप इसके ऊपर है, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पे बातें करेंगे। तो यहाँ इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्कोप। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे लागू होगा, लेकिन जो 41 में या 16 में आ गया उसके ऊपर लागू नहीं होगा, उनका अपना अलग है। और मिनरल राइट्स वगैरह हमने रखा है या मिनरल रिजर्व वगैरह रखा है, उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है मित्रों, चलिए, तो ये दो चीजें तो बड़ा सिंपल थी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत की बात है। तो हम लोग अब लौट के आते हैं मेन पार्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफिनीशन पार्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है, ये दायरा तय कर देता है कि भाई आखिर हम जो बात करेंगे, भाई इन्वेंट्री का मतलब क्या है, पीपीई का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब क्या है, बेरर प्लांट का मतलब क्या है। उसी तरह से यहाँ पे तय किया गया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखिए डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो लैंड या बिल्डिंग या दोनों, या पार्ट ऑफ लैंड या बिल्डिंग या बोथ। मतलब लैंड बिल्डिंग कंप्लीट हो, लैंड बिल्डिंग अलग अलग हो, पार्शियल हो, हर केस में इसकी बात की जाएगी। लेकिन हेल्ड या तो ऑनर के द्वारा या लेसी एज ए राइट टू यूज एसेट। हम लोग पढ़ेंगे लीज अकाउंटिंग इंडेस 116। तो लीज अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक होता है फिनेंशियल लीज टाइप की चीजें और एक ऑपरेटिंग लीज टाइप की चीजें, है ना। तो उन्हीं में एक राइट टू यूज एसेट्स की बात की गई है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडेस 1116 की बातें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर राइट टू यूज एसेट्स की बात करी गई है, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि इन दो सिचुएशन में, सिचुएशन दो है और एसेट दो है और ऑब्जेक्टिव भी दो है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा, देखिए सिचुएशन, एसेट दो है, सिचुएशन भी दो है और ऑब्जेक्टिव भी दो है। कौन कौन सा, या तो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब लैंड बिल्डिंग या पार्ट या दोनों मिला के या दोनों अलग अलग, हेल्ड बाय द ओनर या लेसी एज ए राइट टू यूज एसेट टू अर्न रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। ठीक है, लेकिन इसके थोड़े से एक्सेप्शन भी हैं मित्रों, और एक्सेप्शन ये है कि इट इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर इंडेस 16 की बातें लागू हो जाएंगी। तो ये सब एस जो है ना, जब भी कभी रिवीजन आपको करना हो तो इंडेस 16,
40, 41, 105, 116, इन सबको एक ग्रुप में पढ़िएगा। मैं भी इसी बंच को पहले पढ़ा रहा हूं एसेट्स को, जब ये कर लेंगे तब हमें बातें करने पड़ेंगे। चलिए, अभी एक बात आ रही है कि सर रोड मैप सिखाइए। आशुतोष, क्या आपका रोड मैप से मतलब है बेटा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए तो मैं जरूर बताऊंगा। और दूसरा, सर कुछ नोट नहीं करना? नहीं बेटा, अभी नोट नहीं करना है, नोट बिल्कुल अभी नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी का ध्यान देना है। मैं आपकी स्टडी से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आपको अपने स्टडी को अपने पास रखना है। जहां भी समरी की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा, और जहां पे स्टडी है आपने स्टडी को हाईलाइट करना है, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, स्टडी को अपने सामने रखिए। पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, लैंड, ऑनर, राइट टू यूज एसेट, फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, है कि नहीं, और बोथ, बट नॉट फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। चलिए सर, वो समराइज फॉर्म में लिखवा देते। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, मैं लिखवाता चलता हूं। आपने अच्छी बात कही, जिसमें आपका ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, क्लास का वही मतलब होता है, तो मैं लिखवाता भी जाऊंगा। और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये दो चीजें होंगे। कि सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंड एस 2 की विषय वस्तु। फिर इस पे इंडेस 2 की तरह हमें बातें करनी पड़ेंगी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने इंडेस 16 और 2 नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो 9 क्लासेज आपकी डाउनलोड ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन क्लासेज को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या उनको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। बेटा बना दिया है सचिन दोस्त, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप टॉपर क्लासेज के चैनल पे जाइए, थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने कहा लिखने की बात, तो हम शुरू करते हैं आपके लिए इंडेस 40 विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट पहले से नहीं, आपके सामने तैयार किया जाएगा। आइए, क्या है यहां, और लिख लीजिए हेडिंग इंडेस 40। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं, लिखने पे फिर समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। प्लीज बियर विथ मी, क्योंकि मैं भी लिखूंगा, आप भी नोट करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। लिखिए, क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया दोस्तों कुछ इस तरीके से कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली लैंड और एंड बिल्डिंग, एंड भी है और भी है, बिल्डिंग, होल और पार्ट, चाहे ये होल हो और चाहे ये पार्ट हो। ये पहली बात, इस तरह से तोड़ तोड़ के मैं लिखूंगा दोस्त। हेल्ड बाई, ऐसा लिखते हैं, हेल्ड बाई ऑनर, हेल्ड बाई ऑनर। और देखिए क्या लिखा है, रही ग्लास में हटा दूं, हेल्ड बाई ऑनर और बाई लेसी एज ए राइट ऑफ यूज एसेट। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंड एज 16। तो ये रही दोस्तों पहली बात, ये रही दूसरी बात, और अब आ रहा है हेल्ड बाई तो हो गया, लेकिन किस बात के लिए? हेल्ड फॉर, इसका मतलब क्या है? काहे के लिए? टू अर्न रेंटल और
कैपिटल एप्रेसिएशन, कैपिटल एप्रेसिएशन, ठीक है दोस्त, टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रेसिएशन, याद रहेगा। लेकिन नंबर डी पार्ट भी है, भाई किस बात के लिए नहीं, कि ये हो गया तो फिर बात नहीं बनेगी, लिख लेता हूं मैं, और फॉर बोथ, ये भी जरूरी है दोनों कामों के लिए। डी, रादर देन फॉर यूज in the production or supply of goods or services, और इसको और अच्छे से लिखता हूं, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, इस तरह से ना याद करने में बनता है। जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सेंटेंस को तोड़ के लिखना, उससे उसके मेन पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता। अच्छा प्रोडक्शन के लिए, अच्छा सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, है कि नहीं, और सर्विसेज, ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई of goods or services or for administration purpose। और एक दूसरा भी है, ये तो पहला हो गया, एक दोस्तों दूसरा भी है, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है दोस्तों। तो डिफिनेशन को देखिएगा, बहुत प्यारी डिफिनेशन है, एकदम क्लियर कर देता है कि क्या होगा, किस तरीके का होगा, किस पर्पज के लिए होगा और क्या नहीं होगा। मतलब ये डिफिनेशन अपने आप में सारी चीजों को समेट के लाया हुआ है। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होगी तो ये इंडेस लागू होगा, नहीं तो और भी बहुत सारे इंडेस लाइन में है, तू ना सही तो कोई और सही। तो इसके लिए तो है बेटा इंडेस 16 और इसके लिए है इंडेस 2। अभी हम और बात करेंगे, अभी इसमें इंडेस 5 भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में रुक के बात करेंगे, ठीक है। ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो आप समझ ही रहे हैं, ओन्ड बाय ऑनर, भाई जिसका हक है। एक दूसरा भी इसमें दिया गया है, लीज ऑन द राइट टू यूज द एसेट, उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो क्या आप सबने नोट कर लिया दोस्तों कि ये लैंड ऑन बिल्डिंग है, क्या है पता चल गया, हेल्ड बाय ऑनर बाय द लेसी एज ए राइट ऑफ यूज एसेट, और किस बात के लिए, टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ, रादर देन यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसेज में इंडेस 16 है ना, और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसके लिए इंडेस 2 है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा इस बात को हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये मैं लिखवा नहीं रहा, ये मैं आपको एज से बता रहा हूं, क्योंकि एज का पार्ट नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आइए देखते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। भाई कहीं जमीन आपने खरीद के रखी है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ऐसा होता है कि ये शहर है तो शहर के आसपास के जो इलाके होते हैं ना 2-4 किलोमीटर के दायरे में, समझदार लोग वहां जमीन खरीद के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 10 साल में शहर तो बढ़ना ही है, पॉपुलेशन बढ़ना है, और जो शहर के बाहर का इलाका है
वो शहर के अंदर का इलाका हो जाता है ना, वो शहर के अंदर का इलाका हो जाता है। तो ये बात काम आती है। बाद में उसका दाम बढ़ जाता है, जो चीज़ 2 लाख 4 लाख रुपए कट्ठा या मतलब जो भी यूनिट है मेजरमेंट है खरीदा होता है, वो बाद में बहुत महंगा, मतलब 10 लाख की वो ज़मीन 10-15 साल के बाद 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख का हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात है दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट टर्म सेल के लिए रखा है तो शामिल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, डीएलएफ ने कोई बिल्डिंग खरीद के रखी है जिसका काम ये इसको बेच देना, तो फिर वो शामिल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल परचेज है। एक और बात है, अगर अनडिसाइडेड है, मतलब फ्यूचर में हम इसमें क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड करेंगे या बेच देंगे, या हम मतलब नहीं होता, घर खरीद लिया, पैसा था तो बिल्डिंग खरीद ली, अब उसमें अपनी ऑफिस खोलेंगे सीए का हम, या हम किसी को भाड़े पे देंगे, या हम इसको बेच देंगे शॉर्ट टर्म में कोई बढ़िया दाम मिला तो, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में वो अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के कहीं अगर रखा हुआ है और उसका यूज अनडिसाइडेड है कि किस बात के लिए है, तो भी ये कहता है कि उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ही माना जाएगा। और आगे, बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी या राइट टू यूज, लीज आउट फॉर 1 और मोर ऑपरेटिंग लीज, मतलब पार्ट पार्ट में जो दे देते हैं, एक घर में कई बार 10 किराएदार रह सकते हैं, तो अपने ऑपरेटिंग लीज में दे रखा। और ऑपरेटिंग लीज तो समझते हैं, जो शॉर्ट टर्म लीज होता है, तो एसेट्स की लाइफ से छोटा उसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। बाकी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग इंड 16 में। तो जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें आपने दे रखा है, तभी तो रेंट कमाएंगे भाई। फिनेंशियल लीज में तो समझो एसेट बेच दिया, तो फिनेंशियल लीज कवर नहीं होता यहाँ पे सिर्फ कौन सा, ऑपरेटिंग लीज। फिनेंशियल लीज तो फिर वो सेल ऑफ एसेट हो गया, फिर तो डिस्पोजल हो गया। तो हम ऑपरेटिंग लीज में दे के बैठे हैं, तो वो चीजें, मतलब कोई बिल्डिंग है और वो हमने लीज में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिल्डिंग अभी तो वैकेंट है, बिल्डिंग अभी वैकेंट है, लेकिन हमने इसको किस बात के लिए रखा हुआ है, अभी बिल्डिंग वैकेंट है, लेकिन हमने रखा हुआ, हमारा प्लान है कि हम इसे लीज करेंगे, तो भी कोई बात नहीं, वैकेंट बिल्डिंग भी चलेगा। तो अगर लीज दे रखा है तो भी, प्लान कर रखा है तो भी, या डिसाइडेड नहीं है तो भी, तीनों ही सर्कमस्टांसेज में ठीक है। और बिल्डिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसको प्लान करके हमने रखा हुआ है, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो इस बात को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये पांचों बातों को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। भाई क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज? इंक्लूड्स क्या क्या कवर है वो देखिए। भाई इसके अंदर कवर है जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखा है फॉर कैपिटल एप्रेसिएशन। ठीक है, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। कैपिटल एप्रेसिएशन, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी ऐसी जमीन अनडिसाइडेड या अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज, जिसका भी कोई फ्यूचर यूज तय नहीं हुआ है कि हम इसको डेवलप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्युपाइड या बेचेंगे या क्या करेंगे, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, तो भी हम मानेंगे एज्यूम्ड एज कैपिटल एप्रेसिएशन। ठीक है। तीसरा, थर्ड वन इज कि जो आपने ऑपरेटिंग लीज में दे रखा है, बिल्डिंग गिवन एज ऑपरेटिंग लीज, गिवन एज ऑपरेटिंग लीज, 1 और मोर ऑपरेटिंग लीज चलेगा। वैकेंट बिल्डिंग है, भाई आपकी कोई बिल्डिंग है जो अभी तो खाली है, लेकिन प्लान है कि हम इसको भाड़े पे देंगे, टू बी लीज्ड,
टू बी गिवन एज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है ना, तो भी चलेगा। और पांचवा, कोई भी प्रॉपर्टी जो डेवलप की गई है फॉर फ्यूचर यूज, एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्यूचर इज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये 5 चीजें इसमें हम शामिल करेंगे। कोई भी लैंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कोई भी लैंड जो अनडिसाइडेड है, कोई भी बिल्डिंग जो ऑपरेटिंग लीज के रूप में दिया रखा है, और कोई भी वैकेंट लैंड विच इज गिवन एज, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन एज या प्लान टू बी गिवन एज ऑपरेटिंग लीज या प्रॉपर्टी डेवलप फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन सब चीजों को शामिल करना है। लेकिन क्या नहीं शामिल करना है वो भी तो हो जाए, नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो हमें शामिल नहीं करना है जरा वो देखिए भाई, कौन सी चीज है जो हमें शामिल नहीं करनी है। प्रॉपर्टी which is held for sale in ordinary course of business। भाई हमारा काम ही यही है, हम यही तो बेचते हैं, तो भैया वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके लिए सही जगह क्या है, इंडेस 2। या कोई बिल्डिंग जो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, और काहे के लिए, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स। डीएलए वाले कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं बेचने के लिए या फिनेंशियल लीज देने के लिए, तो उसके ऊपर भी इंडेस 2 ही शामिल होगा, ठीक है ना। हमारा प्लान पहले से तय, हम कोई मॉल बनवा रहे हैं भाड़ा देने के लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और कोई मॉल बनवा रहे हैं सेल आउट कर देने के लिए तो ये क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा इन्वेंट्री, जिसको हमने रखा हुआ है इसी काम के लिए। लिख लिए सब लोगों ने। चलिए नंबर 2, क्या नहीं शामिल करना है दोस्तों, ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो आपको यहां शामिल नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने हेल्ड करी है टू बी यूज्ड इन फ्यूचर एज ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो भी आपको दोस्तों शामिल इसके अंदर नहीं करनी है। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने हेल्ड करी है फॉर द डेवलपमेंट, कि हम डेवलप करेंगे फॉर फ्यूचर ओनर्स ऑक्यूपाइड। ओनर्स ऑक्यूपाइड मतलब अपने काम के लिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, या अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो होता है ना, उसको बोलते हैं ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हम ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, चाहे वो रेडी है या फ्यूचर प्लान है या हम डेवलप कर रहे हैं कि हम यही काम करेंगे, तब नहीं करेंगे। तीसरा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच इज लीज्ड अंडर फिनेंशियल लीज, या ऐसे अंडर फिनेंशियल लीज, जो आपने किसी को फिनेंशियल लीज दे रखा है। तो फिनेंशियल लीज को हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, सब्सटेंस के बेसिस पे जाते हैं और सेल ही तो मान के चले आते हैं। तो उन चीजों को आपको शामिल नहीं करना है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नहीं मानी जाएंगी, ठीक रहेगा। तो देखो जी 3 चीजें हैं, या तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने हेल्ड फॉर सेल रखी है, आप तो जानते हैं वो चीजें इंडेक्स 2 में, और जहां 2 है वहां 40 नहीं है, दोनों का बैर है। और ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इंडेक्स 16 है ना, और इसके लिए इंडेक्स 116 है ना। तो ये सभी एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जो उसके दायरे में वो हमारे दायरे में नहीं है,
ठीक ना। देख लीजिए ये प्रॉपर्टी है, काट लीजिए। इंड एस 2 हम नहीं लागू होंगे, ये पोर्शन छोड़ दो। इंड एस 116 सॉरी ठीक है 116 हम नहीं लागू होंगे। इंड एस 16 हम नहीं लागू होंगे, वो लागू होंगे। तो हम कहाँ लागू होंगे? हम एक छोटे से दायरे में। ये है इंड एस 40, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हर जगह आता है, तीनों जगह हो सकता है। तो यहां पे सिर्फ इंड एस 40 लागू होगा। जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्त, ये वाला दायरा, सिर्फ ये वाला रेड एरिया में जो घिरा हुआ है यही है। रजिया फंस गई गुंडों में। ये देखो बेटा, सिर्फ ये वाले दायरे पे हम लागू होंगे, बाकी जगह पे हम लागू बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये हमारा दायरा इंड एस, अलग कर से लिख देता हूं शायद दिखाई दे आपको, इंड एस 40, बस ये है, बाकी जगह हम लागू नहीं होते। इंड एस 40, ठीक है। सबने लिख लिया? तो चलिए जरा आगे चलते हैं मित्रों। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कामों के लिए भी रखते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कि भाई नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान होता है। मकान में भी एक फ्लोर अपने पास रखते हैं और एक फ्लोर भाड़े पे दे देते हैं, ठीक है ना। एक फ्लोर अपने पास रखते हैं और एक फ्लोर भाड़े पे दे देते हैं, सेल्फ यूज के लिए, और एक भाड़े पे दे दिया। तो यहां पे कहा गया कि भाई जो पार्शियली ऑक्यूपाइड है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज, ये अगला नोट है, हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। एक से ज्यादा पर्पज के लिए जो प्रॉपर्टी हमने रखी हुई है। भाई हो सकता है बड़ी सी हमारी प्रॉपर्टी हो, उसमें से कुछ हिस्सा बेचने का प्लान भी है, कुछ हिस्सा में फैक्ट्री भी चला रखे हैं, कुछ हिस्से में अपने एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं। बड़ी सी प्रॉपर्टी है भाई। कुछ पे भाड़ा भी दे रखा है, कुछ पे फाइनेंशियल लीज भी दे रखा है। इट मे बी पॉसिबल। लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डेवलप करी हुई हैं और उनमें कई तरह की बातें होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसके बारे में इंड एस कुछ कहना चाहता है कि देखो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को देखो कि क्या आप स्प्लिट कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये नहीं कि मैं बिल्डिंग तोड़ दो, क्या हम अकाउंटिंग के तौर पे इसको अलग अलग यूनिट में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, और स्प्लिट कर सकते हैं, तो जो आपने अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए ऑनर्स ऑक्यूपाइड है, ऑनर्स ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर तो आप इस्तेमाल कर लीजिए इंड एस 16। और जो आपने रेंटल के लिए रखा हुआ है, रेंटल के लिए, उस पे आप लगा लीजिए इंड एस 40। लेकिन अनेबल टू स्प्लिट, आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाते, किसी कारण से आप इसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेन मकसद क्या है। क्या 80% हमने रखा हुआ है
सेल्फ ऑक्यूपाइड, और थोड़ा सा पोर्शन जो बच गया वो हमने भाड़े पे दे रखा है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हमने 80% कर रखा है अपना किसी काम के लिए और सिर्फ थोड़े से हमने भाड़े पे दे रखा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। अप्लाई Ind AS 40 if only insignificant portion is self occupied। ये सवाल पे आएगा, इसके ऊपर सवाल इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। और इनसिग्निफिकेंट पोर्शन का मतलब 5-10%, 20% हो, मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अप्लाई Ind AS 16 या कोई और एस लगता है तो और एस भी देख लीजिए। तो दो बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग में नीचे हम अपनी दुकान चलाते हैं या नीचे हमने अपनी फैक्ट्री रखी है और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे एम्प्लॉय को रखा है और थर्ड फ्लोर थोड़ा सा है हमने भाड़े पे दे दिया। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। स्प्लिट कर पाने का मतलब क्या, ये अलग अलग सेल आउट हो सकता है। हम ग्राउंड फ्लोर अलग बेच सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर अलग बेच सकते हैं, थर्ड फ्लोर अलग बेच सकते हैं एज पर लॉ। अगर हो सकता है यह सबका ऑनरशिप अलग है, सबकी अलग रजिस्ट्री है, फिर तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। बड़े शहरों में ऐसा होता है कि फ्लोर वाइज बिल्डिंग सेल होती है। तो अगर इस तरह की बातें हैं तब तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, फिर ये स्प्लिट होने के लायक है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जहां आपकी फैक्ट्री और आपके एम्प्लॉय रहते हैं उस पे आप पीपी लगाइए, और जहां पे आपने रेंटल दे रखा है, चाहे वो छोटा पोर्शन ही क्यों नहीं है, उस पे तो आप Ind AS 14 लगाइए। डन। लेकिन अगर किसी कारण से मालिकाना हक तो एक है और उसको हम स्प्लिट भी नहीं कर सकते, मतलब लॉ कहता है कि या तो पूरा डिस्पोज होगा या नहीं होगा। कई जगहों पे होता है कि जहां पार्शियल डिस्पोजल अलाउ नहीं होता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि उसका मेन मकसद क्या है प्रॉपर्टी का। पूरी बिल्डिंग भाड़ा है, थोड़ा सा हमने रखा हुआ है, एक छोटा बच्चे को अपने दुकान खोल के दे दिया है, तो या एक छोटा सा हमने अपने लिए ऑफिस बना के रखा है, प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं वहां पे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन मेजर हमने अपने काम के लिए रखा हुआ है, थोड़ा बहुत भाड़े के लिए दे रखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, Ind AS 16 यानी कि पीपी इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये मैंने एक ज्यादा लिख दिया दोस्तों, 16 रखिएगा। उम्मीद है आप तक ये बात पहुंच पाई। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बल्कि एक नहीं 2-3 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप उन क्वेश्चंस को देखिए, तब हम और आगे बातें करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको चेक कीजिए। और बड़ा कर दूं ये मैं, इट कैन बी, ये हो सकता है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सन लिमिटेड ओन्स ए बिल्डिंग हैविंग 15 फ्लोर of which 5 floor for its office, remaining 10 floor leased to tenant under operating lease. According to law, it can sell legal title to the 10 floor where remaining बाकी 5 आप अपने पास रख सकते हैं। In the given scenario, 10 floors should be classified as investment property since they are able to split the title between the floors. ठीक है कि नहीं? 10 floors should be classified as investment property since they are able to split the title between the floors. बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि देखिए ना साफ साफ बोला है 5 का लीगल टाइटल अलग है और 10 का लीगल टाइटल अलग है। तो 10 जो ऊपर हैं, जो भी जहां भी हैं, उनको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर यानी कि 40 के अंदर अकाउंट कर सकते हैं और बाकी को हम 16 के अंदर अकाउंट कर सकते हैं। ठीक रहेगा एग्जाम्पल ये। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। स्टडी के तो सारे एग्जाम्पल दोस्त आपको करने ही चाहिए, एक्स्ट्रा आप जरूर करें, लेकिन पहले इसे खत्म करने के बाद ये पढ़िए।
मून लिमिटेड 35% फ्लोर एरिया अपने हेड ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, 65% टेनेंट को दिया है, बट अनेबल टू सेल tenant space or to enter into financial lease relating solely to it। हम फाइनेंशियल लीज नहीं दे सकते या बाकी काम हम नहीं कर सकते हैं, तो बोलिए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या हम 65% को इनसिग्निफिकेंट पोर्शन माने, सॉरी 35% को इनसिग्निफिकेंट पोर्शन माने? बिल्कुल नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। बात 50 से ज्यादा या कम होने की नहीं है, डोमिनेंट की नहीं है, इनसिग्निफिकेंट होगा तभी हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, अदरवाइज हम इसे क्या मानेंगे? मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? इनसिग्निफिकेंट। 35% किसी भी तरह से इनसिग्निफिकेंट नहीं माना जा सकता, और इसीलिए हम इसे पीपीई के तहत अकाउंट करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के तहत। ध्यान रहेगा। चलिए और आगे बढ़िए। ये देखिए, एंटिटी ओन से होटल, ठीक है, एक होटल है हमारे पास जिसमें एक बहुत बड़ा होटल है, इसके अंदर मान लीजिए फिटनेस सेंटर है। आजकल जिम उम का बड़ा कल्चर होता जा रहा है ना, अच्छी बात है। हाउस्ड इन ए सेपरेट बिल्डिंग दैट इज पार्ट ऑफ प्रीमाइसेज ऑफ इंटायर होटल, सेपरेट बिल्डिंग विच इज पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेज ऑफ इंटायर होटल। द ओनर्स ऑपरेट द होटल एंड अदर फैसिलिटीज ऑन द होटल विद द एक्सेप्शन of the health and fitness center, which can be sold or leased out under financial lease। ऑनर हम होटल और फिनेंशियल मतलब बाकी सब चीज़ों को तो ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये हेल्थ और फिटनेस सेंटर को हम नहीं करते हैं। द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर विल बी लीज टू ए इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, कोई बॉडी बिल्डर है उनको हम भाड़े पे दे देंगे। The entity has no further involvement in health and fitness center, हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, हम किसी भाड़े पे दे देंगे, चलाओ भाई, कुछ परसेंटेज ले लेंगे, चाहे रेंट जैसे भी ले लेंगे। मैनेजमेंट शुड क्लासिफाई द होटल एंड अदर प्रॉपर्टीज एट प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एज इन्वेस्टमेंट सेंटर, क्योंकि हम इसको फाइनेंशियल लीज भी दे सकते हैं, सेल भी आउट कर सकते हैं। उतना पोर्शन हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि दैट कैन बी डिस्पोज्ड। लेकिन अगर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर को अपना सेल कर सकते हैं ना, लीज आउट कर सकते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। यानी कि अगर एक होटल है और होटल के अंदर रेस्टोरेंट आपने किसी को भाड़े पे दे दिया है, फिटनेस सेंटर भाड़े पे दे दिया है, लेकिन उसको आप लीगली लीज आउट नहीं कर सकते, फिनेंशियल बेच नहीं सकते हैं, तो पूरी बिल्डिंग ही मानी जाएगी सेल्फ ऑक्युपाइड और A16 के अंदर उसकी अकाउंटिंग होगी। लेकिन आजकल सेक्शन वाइज सेल चलता है, अगर आप सेल आउट कर सकते हैं अपना एक पोर्शन तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको अलग से पीपी मान सकते हैं और उसको अलग से इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। याद रहेगा दोस्तों को। तो सारा खेल किस बात का, वेदर वी कैन स्प्लिट इट और नॉट, और स्प्लिट किस बात पे डिपेंड करता है, वेदर लीगल टाइटल कैन बी ट्रांसफर्ड और नॉट, क्या लीगल टाइटल आप ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बात पे सारा खेल डिपेंड करता है। क्या मैं आप तक बात पहुंचा पाया दोस्तों? पहुंचा पाया तो जरा एक बार एक थम्स अप दीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ बात पहुंची है, नहीं तो मैं फिर और बताऊंगा, 2 बार 4 बार जितनी बार कहेंगे उतने बार बताऊंगा। दोस्त बताइए जरा, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं दोस्त। लाइव क्लासेज है, इसका कोई तो फायदा होना चाहिए। रिकॉर्डेड क्लासेज होती फिर तो आप सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। लाइव क्लासेज है तो बेटा मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि अगर किसी भी पढ़ाई के दरमियान किसी भी बात में कोई बात अटकती है, कोई बात रुकती है, तो मुझे बताइए, मैं उसे आराम से आपके लिए मैं रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आपको सिखाऊंगा किसी भी तरीके से। ठीक है। अब हम टीचर लोगों को क्या, हम टीचर लोग तो कर 20-22 साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो हम लोगों को क्या सीखना है, बेसिकली जो नॉलेज है एक जनरेशन से आई है दूसरे जनरेशन तक पहुंचानी है। तो हम लोग टीचर क्या है, कुरियर का काम ही तो करते हैं, और कुछ थोड़े ना हमारा मकसद है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो वो भी मुझे बताते जाइएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें।
अब आगे आइए। देखिए, कई बार हम रेंट देते हैं ना, तो कुछ एंसिलियरी सर्विसेज का भी हाथ होता है। आजकल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। आजकल घर में जैसे पेइंग गेस्ट का कॉन्सेप्ट, इसमें खाना पीना भी देते हैं हम। ऐसा होता है ना कि भाई घर के अंदर अगर हमने किसी को भाड़े पे दिया तो खाना पीना भी दे रहे हैं, या होटल ना से लेकिन होटल से थोड़ी बहुत व्यवस्था हम दे देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जरा ये देखिएगा। इसी को बोलते हैं एंसिलियरी सर्विसेज, कि इफ एंटिटी प्रोवाइड एंसिलियरी सर्विसेज टू द ऑक्यूपेंट, तो ऐसे सिचुएशन को हम तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे जब सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट हो। मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है और बड़ी सी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड अपने रखा हुआ है। अब बिल्डिंग वाला अपना जाने, भाड़े पे हमने दे रखा है, वो अपना जो करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने तो बस सिक्योरिटी गार्ड या बहुत हुआ तो वॉशरूम वगैरह की सफाई नहीं कर देते हैं ऑफिसेज में। आप तो ऑफिस जाते हैं आर्टिकलशिप में, हो सकता है आपका सीए का जहाँ पे ऑफिस हो वहाँ 10-15 ऑफिसेज हो। अब हर ऑफिस वाले तो सफाई करवा नहीं पाते, कई तो करते भी नहीं है। तो वो जनरली क्या करते हैं, भाड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं और 1-2 सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर को रख देते हैं जो पूरे सुबह आके अपना सब साफ सुथरा करके चले जाते हैं। ऐसा देखा है आपने? या कई बार बाहर से भी सर्विसेज हायर कर लेते हैं। आजकल मेंटेनेंस की सर्विसेज हायर होती हैं, बाहर से हायर कर लिया। ठीक है ना? तो इस तरह की बातें भी एंसिलियरी सर्विसेज ये दे देते हैं। तो देखना है कि हम जो रेंट ले रहे हैं वो एंसिलियरी सर्विसेज के चलते बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है या हल्की फुल्की बात है। अगर इनसिग्निफिकेंट है तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए कि एकदम सर्विस्ड केबिन है, जहाँ एसी है आपका, जहाँ पे आप एक रिसेप्शनिस्ट की सर्विस भी देते हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं वो एकदम केबिन बने हुए हैं, पार्ट टाइम में आप यूज कर सकते, तो फिर ऐसे में नहीं, क्योंकि फिर तो सर्विस्ड हो गया। उसमें सर्विसेज ही मेन होती है। भाड़ा तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम सर्विसेज कितनी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो व्हेन ओनर ऑफ ए ऑफिस प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इट्स ओके। लेकिन जब हम बहुत सारा काम करते हैं, एकदम होटल की तरह हम मैनेज कर देते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में शामिल नहीं होगा। याद रखिएगा, ओनर्स मैनेज होटल इज ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रादर देन इन्वेस्टमेंट। आपने भाड़े पे दे रखा है, आपका कुछ खास लेना देना ऑपरेशन से नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन से नहीं है, तभी वो बात बनेगी। यानी कि सर्विसेज की क्वांटिटी भी साबित करती है या एविडेंस है कि वेदर इट इज ऑनर्स ऑक्युपाइड और नॉट। अगर सर्विसेज की क्वांटिटी ज्यादा है प्रॉपर्टी में, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये ऑनर्स ऑक्युपाइड या ऑनर्स मैनेज प्रॉपर्टी है और ये पीपी कहलाएगा, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन छोटी मोटी हल्की सी बातें कर देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एक बहुत प्यारा इस पे एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। पढ़िए जरा इस एग्जाम्पल को सब लोग। क्लियरली विजिबल है ना? देखिए कि ओनर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चूंकि ये सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है तो हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं, कोई अब प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर ओनर एक होटल मेंटेन करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फोन की, लॉन्ड्री की, खाने पीने की खास तौर पे, तो फिर अब हम इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं कर सकते। In such a case, the owner managed hotel is basically owner's occupied property rather than investment property. अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रही, ये तो ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है ना? तो ऐसे सिचुएशन में जजमेंट का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल है, मैं कहना चाहूंगा, बहुत प्यारा एग्जांपल है, जरा इसको देखिए, इसको भी पढ़िए, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। कि sometime it may be difficult कि whether ancillary services are significant or not। ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे ओनर ऑफ ए होटल समटाइम ट्रांसफर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थर्ड पार्टीज अंडर ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि हम तो मालिक हैं, ओनर हैं, होटल के मालिक हैं, लेकिन हमने आउटसोर्सिंग सर्विसेज कर दिया, क्या, सफाई उफाई की, बेड शीट वगैरह चेंज करने की। तो अब कहेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट में वेरी।
एट वन स्पेक्ट्रम, एट एंड ऑफ वन स्पेक्ट्रम, ऐसा हो सकता है हम पैसिव इन्वेस्टर हों। मतलब हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रखी है, आप मैनेज कर रहे हैं, आप सर सफाई करते हैं, उसके बदले आप रेंट का एक बहुत मेजर पोर्शन ले लेते हैं, अब डे टू डे ऑपरेशन आप देखते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि हमने सिर्फ केवल डे टू डे ऑपरेशन दिया और उसके बदले आपको छोटा मोटा हम करते हैं, हम कैश वेरिएंस हमारे पास ही है, रिस्क हमारे पास ही है, रिवार्ड हमारे पास ही है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में देखना पड़ेगा, होता है ना कि भाई हमें ऐसा करो 50 लाख रुपए दे दो साल का और ये प्रॉपर्टी आप देखो, ठीक है, सर सफाई वगैरह जो भी है वो देख लो, साल 2 साल का लीज। एक बार हम लोग कहीं गए थे, कहाँ गए थे, जिम कॉर्बेट पार्क, कुछ टीचर्स लोग गए थे तो हम भी साथ में लटक लिए थे कार में। तो जिम कॉर्बेट पार्क में आप ही जैसे या थोड़ा सा आपसे ज्यादा उम्र रहा होगा, 20-25 साल के 3-4 बच्चे मैं देखा, बड़ा एक्टिव है। तो सुबह हमने बात करी उनसे कि भाई तुम लोग यहाँ काम करते हो या क्या? बोला नहीं सर, हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है। मतलब बाकी तो अपना काम के लिए उन्होंने सर सफाई वाला रखे थे, लेकिन वो लोग भी गेस्ट को बड़ा एकदम रिसीव करना, सर आपको घूमना है, कैब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो हमने कहा भाई कैसे लिया, थोड़ी मेरी उत्सुकता जगी। तो उन्होंने कहा सर हम लोगों ने 50 लाख रुपए रेंट पे लिया है कि साल का हम 50 लाख लेंगे, एक सीजन का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का 50 लाख रुपए हमें देना है, और जैसी प्रॉपर्टी है उसी तरह से हमको उनको लौटा देनी है। अब ऐसे में बताइए, जो ऑनर है उसने 50 लाख रुपए लिया, बात खत्म। डे टू डे आप काम कर रहे हैं, रोज लोगों से पैसा आप ले रहे हैं, आप जानिए आपका कम हो ज्यादा हो, सर सफाई जो भी करना है, खाने पीने की व्यवस्था आप करो, बेडशीट वगैरह आप सब चेंज करो, और भी जो सर्विसेज होती है, ट्रेवल की सर्विसेज, घूमने फिरने की, वो सब आप दो। अब ऐसे में आप क्या मानोगे? बताओ, बच्चे जो काम कर रहे थे, अब जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी के बुक में ये प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? टेल मी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लाइव क्लास से जवाब दो भाई। उन बच्चों ने 1 साल या 2 साल के लिए प्रॉपर्टी भाड़े पे ले ली थी, डे टू डे एक्टिविटीज पूरा वो देख रहे थे, 50 लाख रुपए मालिक को देना था, और मालिक को इससे कोई मतलब नहीं कि आप 2 लाख कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो। क्या मानेंगे? जवाब दीजिए साहब। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे या सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? कोई जवाब लिखना नहीं चाह रहा, सब लोग वेट कर रहे हैं कि दूसरा कोई लिखे तब हम लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहे थे आप लोग। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं मैं। कोई नहीं बताना चाह रहा। अरे भाई बताओ, अभिषेक, आशीष, प्रमोद, मुझे काम पे लगा के खुद ही गायब हो। नहीं कर पा रहे हो तो ये भी बताओ कि सर फिर से बताइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। प्रमोद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑनर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और कोई? अभिषेक बोल रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मुझे लगता है आप दोनों दोस्त सही हैं, क्योंकि यहां पे हम पैसिव इन्वेस्टर तो ही हैं, डे टू एक्टिविटी मेरा क्या है, हमने ऑपरेटिंग लीज दे रखा, और ऑपरेटिंग लीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है। चलिए, राहुल पूछ रहे हैं सर फिर से बताइए। बताता हूं। जिम कॉर्बेट में एक रिसोर्ट 5 या 3-4 दोस्तों ने, जो 25-30 साल के हैं, थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस है रिसोर्ट चलाने का, उन्होंने किसी से भाड़े पे ले लिया। अब मालिक बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा भाई 50 लाख रुपए में साल का दे देना और तुम ये प्रॉपर्टी लो।
इन बच्चों ने प्रॉपर्टी अपने ले लिया, भाड़े पे ले लिया, ओके, 1 ईयर का ऑपरेटिंग ले लिया और इन्होंने 50 लाख रुपए साल का देना है। अब सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं कि आप 2000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये बच्चे गेस्ट की सेवा करेंगे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, सर सफाई करेंगे, उनके आने जाने का, या जो भी होटल चलाने का, रिसोर्ट चलाने का तरीका होता है वो सब काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सामने वाला बंदा जिसके वो रिसोर्ट है वो एक पैसिव इन्वेस्टर है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? चलिए अब आगे बढ़िए बेटा। दूसरा, इसी एग्जाम्पल में सपोज करिए हम एक स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड में जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए आशीष, दूसरे साइड में जाते हैं कि ऑनर ने ये कहा कि आप रेंट का 30% ले लो, जो एक्चुअल रेंट है उसका 30% ले लो और सर सफाई और खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर दो। मतलब डे टू डे एक्टिविटी आप संभाल लो, 30% रेंट मुझे दे देना, सॉरी 70% रेंट मुझे दे देना, डे टू डे ऑपरेशन आप संभाल लो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा? याद रखिए रिस्क और एक्सपोजर अब मालिक के पास है। लोग कम आते हैं, ध्यान से नहीं काम चलता तो फिर नुकसान होगा हमें। 70% हम रखेंगे। अब बताइए अब क्या माना जाएगा? मुझे लगता है ऐसे में वो जो 4 बच्चे हैं उनको तो बस मैनेजमेंट का एक पोर्शन आउटसोर्स किया गया है। मालिक अभी भी पूर्ण रूप से रिस्क रिवार्ड के लिए तैयार है और अगर वो काम अच्छा नहीं हुआ तो इसका कम होगा, हो सकता है बीच में बदल भी दे, कई तरह की बातें हो सकती हैं। क्योंकि हम है ना रिस्पॉन्सिबल, अब हम तो एकदम तय नहीं कर रहे हैं कि 50,000 हमारा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें एक सर्विसेज का काम हमने किसी आउटसोर्स कर दिया है। तो यहाँ पे हम ऑनर्स ऑक्युपाइड मानेंगे और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मानेंगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया है डे टू डे ऑपरेशन का। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि इंसिलरी सर्विसेज कितनी है, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट इंसिलरी सर्विसेज चलते हमारा रेंट इफेक्टेड होता है तो फिर हम ही तो हुए। चलिए आइए, एक और बात होती है दोस्त, इसी बीच आया राहुल का कि सर इसमें तो बहुत ही मेन पोर्शन है सर्विसेज का, तो फिर हम इसे क्यों मानेंगे पीपी? हम इसे पीपी क्यों मानेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि मेन पोर्शन है, इसीलिए तो इसे मैं कह रहा हूं कि पीपी मानना है। पता है पीपी कब नहीं मानना? पीपी तब नहीं मानना है जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो। राहुल बेटा ध्यान से सुनिए, आप ध्यान सुनिएगा, जब सिग्निफिकेंट पोर्शन सर्विसेज का हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पीपी मानना है, और जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन सर्विसेज का हो तो हमें रेंटल मानना है। तो चूंकि यहां मैं उन सब चीजों से बाहर हूं, मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा, इसलिए मैं इन्वेस्टर हूं और मैं इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ सर्विसेज की क्वालिटी से मेरा अपना सब कुछ इफेक्टेड हो रहा है। सर्विसेज जब हम खुद ना खरीद के हमने किसी और को ठेका दे दिया है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम इसे पीपी तो मानेंगे। चल, एक और कॉन्सेप्ट आता है, ग्रुप को अंदर अगर आपने दिया है, प्रॉपर्टी लीज टू द ग्रुप, हम लोग पढ़ेंगे या आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा, होल्डिंग कंपनी। ऐसा कई बार होता है कि एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी कोई बिल्डिंग होल्डिंग को भाड़े पे दे दी, या होल्डिंग ने अपनी कोई बिल्डिंग सब्सिडियरी को भाड़े पे दे दी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है। अब ऐसे में इंड एस कहता है कि जब आप स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में स्टैंड एलोन समझते हैं जो अलग अलग बनता है, ऐसी सिचुएशन में इनका अगर इन्होंने कोई भाड़े पे दिया है तो वो
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी कि आईपी माना जाएगा, और इन्होंने भाड़े पे लिया है तो ये अपना जो भी अपना रेंटल एक्सपेंस दिखाएंगे। इस तरह से इन्होंने इसको दिया है तो इनके लिए आईपी माना जाएगा। लेकिन जब हम ओवरऑल पिक्चर की एक साथ बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में ये सेल्फ ऑक्युपाइड या ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्योंकि वैसे में जब हम कंसोलिडेटेड होके बनाते हैं ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम ग्रुप को मानते हैं एक एंटिटी, होल्डिंग या सब्सिडरी को एंटिटी नहीं मानते। अब होल्डिंग का सब्सिडरी ने इस्तेमाल किया हो या सब्सिडरी का होल्डिंग ने किया हो तो है तो ग्रुप का ही, और सेल्फ है ना ऑक्युपाइड है या ऑनर्स ऑक्युपाइड है। तो ये बात समझ रहे हैं ना कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया तो सब्सिडरी के बुक्स में, सॉरी होल्डिंग के बुक्स में आईपी है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को भाड़े पे दिया तो सब्सिडरी के बुक में आईपी है। लेकिन जब कंसोलिडेटेड बनेगा तो कंसोलिडेटेड में आईपी नहीं, उस प्रॉपर्टी को हम मानेंगे ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। याद रहेगा मित्रों, आगे बढ़ने की इजाजत है। एक छोटा सा आपकी चेकिंग के लिए ये दिया हुआ है, ये देखिए तो आपके अगर किसी काम आ सके तो ये जरा ये देखिए, आपको पहचानना है। ओन्ड बाय कंपनी एंड लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, जाहिर है ये इंड AS 40 में लागू होगा। राइट टू यूज हमारे पास है और ऑपरेटिंग लीज हमने दे रखा है, जाहिर है ये हमारा है। लेकिन राइट टू यूज और हमने फाइनेंशियल लीज दे रखा है, ये हमारा नहीं है। ये इंड AS 40 के अंदर नहीं होगा, ये इंड AS 16 के अंदर 116 के अंदर लागू होगा। फिर देखिए, एक्वायर्ड विथ ए व्यू टू डेवलपमेंट एंड रीसेल, रीसेल ना 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 ना, फिर तो AS 2 चला गया। रीसेल की बात करी तो AS 2 चला गया। पार्टली ऑनर्स ऑक्युपाइड एंड पार्टली लीज आउट, अब डिपेंड करता है, अगर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो थोड़ा 16 थोड़ा 40, लेकिन स्प्लिट नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा चांस है 16 का, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट होगा तभी 40 में आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए नंबर 7, 6 हेल्ड लैंड हमने रखा है लेकिन करेंटली अनडिटरमिन्ड है। बताइए, अब अनडिसाइडेड है तो 40 आपको याद है। प्रॉपर्टी को एम्प्लॉयज ने ले रखा है, ठीक है, जो मार्केट रेट से कम पे देते हैं रेंट या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो एम्प्लॉय तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव गुड सर्विसेज पर्पज के लिए है, AS 16, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा एग्जांपल है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को मार्केट रेट पे दे रखा है तब क्या होगा? प्रॉपर्टी है, अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, अपने एम्प्लॉय को मार्केट प्राइस से कम पे दे रखी है, तो मैंने कहा इंड AS 16। और जवाब दीजिए, अगर हमने एम्प्लॉय को मार्केट रेट पे भाड़े पे दे रखा है, एम्प्लॉय लेकिन मार्केट रेट पे भाड़े पे दे रखा है, अब बताइए क्या वो 16 के अंदर आएगा या 40 के अंदर? प्रॉपर्टी गिवन टू एम्प्लॉय एट मार्केट रेट, कौन सा लागू होगा? गिवन ऑन रेंट टू द एम्प्लॉय, कौन सा लागू होगा? मुझे बताइए सब लोग। मार्केट रेट पे आपने दिया है, AS 16 लागू करेंगे या AS 40 लागू करेंगे? टेल मी। आशीष का आंसर आ चुका है, और लोग भी बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं। अरे आशीष ठीक था बेटा, काट क्यों दिया? नहीं ठीक नहीं था, ठीक 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 काट दिया, ठीक ठीक नहीं था। और कोई बताइए भाई क्या आंसर होगा? एम्प्लॉय को सस्ते पे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, इसका मतलब हमने अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन में रखा है। लेकिन एम्प्लॉय को हमने मार्केट रेट पे दिया है, मुझे नहीं लगता इस पे AS 16 लगना चाहिए, मुझे लगता है इस पे 40 लगना चाहिए, IP वाला इंड AS लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट पे दिया है, ऑपरेटिंग लीज है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड थोड़े ना कहेंगे। ठीक है,
तो आशीष और राहुल आप दोनों लोग गलत थे बेटा, ये होना चाहिए इंड एस 40 की कहानी। लिख के काटने की जरूरत नहीं है, जो लिख दिया सो लिख दिया, फिर दूसरा लेंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलेगा इतना, सबने ध्यान दे दिया। शुड वी मूव फर्दर? चलिए, अभिषेक कुमार कक्कड़ ने बिल्कुल सही बता दिया। चलिए अब आगे, अब हम लोग चलते हैं और एक बहुत ही प्यारी बात करने जा रहे हैं, रिकॉग्निशन। हालांकि रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल इसमें कुछ अलग नहीं है, बट कंडीशन तो कंडीशन होती हैं। काफी हद तक रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल दोस्तों वही है, सेम एज इंड एस 16। क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज should be recognized an asset only and only when it is probable that future economic benefit, जाहिर है, as a rent या capital appreciation that are associated with the investment property will flow to the entity। ठीक है, and the cost of investment property will be measured reliably। देखिए, हम लोग कॉस्ट मॉडल की बात करेंगे, तो जब कॉस्ट हम मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इट वेरी डिफिकल्ट। ठीक बात है कि नहीं? और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आए तो एसेट किस बात का है? देखो, कम ज्यादा आने की बात नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने के चांसेज हो। अब मान लीजिए मैंने ऐसा कोई प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका मुझे नहीं लगता कोई भाड़े देने के लिए तैयार भी होगा, ठीक है कि नहीं? कभी मुझे कोई पैसा नहीं आना, सेल करने पे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में काहे की प्रॉपर्टी है वो? हमने कहीं पे मान लो खेत खरीद लिया, बाद में पता चला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, अब मुझे नहीं लगता वो मतलब हमारे किसी काम आनी है, 1 रुपया उसे हासिल नहीं होना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो आपका एसेट है ही नहीं, उसको अपने बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। और कॉस्ट अगर मेजर नहीं कर सकते तो कॉस्ट तो ऐसे जनरली मेजर कर ही लेते हैं, तो ये इन्होंने एक ऐसी शर्त डाली है तो जनरली पूरा तो हो ही जाती है, जो हमने खर्च किया उसका मेजरमेंट तो हम कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल प्रिंसिपल जो है ये वही है जो इंड एस 16 का था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे रिकॉग्निशन की कंडीशन क्या है दोस्तों, वो देख लीजिए। पहली कंडीशन है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, मतलब मिलने के चांसेज हों। और दूसरा, कॉस्ट मेजरमेंट, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। तो ये 2 शर्तें होंगी, तभी इस पे इंड एस की बात लग सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब देखिए, मेजरमेंट के लिए जो बातें हैं वो 2 हैं, एक तो मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन और एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो मैं पहले आपको मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कराता हूं, फिर मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा। ध्यान दीजिए, मेजरमेंट शुरुआत दौर पे कैसे करनी है, एक ही शब्द बोलूंगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कि इनिशियली आप इसको मेजर करेंगे एट कॉस्ट, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन मेजरमेंट कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मेजरमेंट कॉस्ट में शामिल होगा। मतलब इसके अंदर वही इंड एस 16 या इंड एस 2 की सारी बातें हैं। परचेज कॉस्ट होगी, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जैसे प्रोफेशनल फीस, लीगल सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाएंगी। ठीक बात, और आगे चलिए। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी विल नॉट इंक्रीज बाई, कुछ चीजें नहीं भी शामिल होंगी भाई। स्टार्टअप कॉस्ट,
आप वहाँ कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ ऐड देना चाहते हैं कि भाई चलो हमारे पास और लोग आए, तो ये नहीं। अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन ऑपरेशन एज पर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टार्टअप कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लॉस से शुरुआत में तो देखो लॉस होता ही होता है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर या ऐसी कोई चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में लागू की गई है वो शामिल नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब परचेज और उससे संबंधित जो चीज़ें डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो तो शामिल होंगी, लेकिन स्टार्टिंग करने का ओपनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग लॉसेज या एबनॉर्मल अमाउंट, ये सब चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ध्यान से देखिए, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं इंड एस के अंदर 16 के अंदर, है ना। डेफर्ड पेमेंट का बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा कि देखो अगर हमने नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ज़्यादा 2 महीने नॉर्मली होता है, हमने 1 साल की प्रॉपर्टी खरीदी है और जिसके चलते 5% उन्होंने प्राइस एक्स्ट्रा दिया है, तो 5% जो प्राइस एक्स्ट्रा दिया है दैट विल नॉट बी कवर्ड इन द डेफर्ड पेमेंट। याद रहेगा। हम क्या करेंगे, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने लिया और हमें पता है डेफर्ड पेमेंट का 5 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट दिया है, तो 95 की प्रॉपर्टी हमारी मानी जाएगी, इंटरेस्ट को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी थ्रू एक्सचेंज परचेज की है तो इसके लिए जानकारी के लिए 16 जरूर पढ़िएगा, उसमें बहुत डिटेल में बात की गई। अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने एक्सचेंज में खरीदी है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी एसेट में, तो ऐसे में जो कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा और इसके लिए जो फेयर वैल्यू लेंगे वो जाने वाली एसेट्स की फेयर वैल्यू ली जाएगी। मतलब जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू तब तक जब तक कि उसकी फेयर वैल्यू ठीक से पता ना हो। उसकी फेयर वैल्यू ठीक से नहीं पता हो तो आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ दी, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कोई दिया और उसके बदले मैंने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया, तो जो मैंने दिया उसकी आज मार्केट में फेयर वैल्यू क्या होगी, एक प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो क्या होगी, इसके बेसिस पे कॉस्ट का पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ मैंने दी है उसका बहुत एक्टिव मार्केट नहीं है, तो जो मैंने ली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसका मार्केट एक्टिव वैल्यू है, तो उसके बेसिस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा अगर ट्रांजैक्शन लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें मतलब जो रिस्क एंड रिटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो, तो हम बोलेंगे लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस। और परिवर्तन हो, कैश फ्लो में चेंज आए, पहले जो मुझे मिलता था उससे अलग मुझे कुछ मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू, नहीं है या दोनों में से किसी की वैल्यू पता नहीं चल सकती है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो कॉस्ट होगी, जो एसेट हमने दिया है, गिवन अप है, बिल्कुल उसी के बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन दोस्तों कर देंगे। जो एसेट हमने दिया है उसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन कर देंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सेम टू सेम वही है जो इंड एस 16 का था। विशेष जानकारी के लिए सब लोग इंड एस 16 की वीडियो बेटा जरूर देखिएगा, इट इज़ वेरी एसेंशियल। इंड एस 16 के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब जगह काम आ रहे हैं, चाहे वो 40 हो, चाहे वो अभी 105 में चलेंगे, चाहे 40 ये क्या बोलते हैं 41 हमने पढ़ा, तो इसलिए वो बेस है और हो सकता है उसका काफ़ी इस्तेमाल हम लोग इंटेंजिबल एसेट में भी करें और इम्पेयरमेंट में भी करेंगे। इसलिए 16 जरूर पढ़िएगा इन 5-6 एस के लिए, ये ना बड़ा बेस है। 16 से ही चीजें निकली हुई है, पहले सभी 16 मतलब पहले फिक्स्ड एसेट तो हुआ करता था, बाद में सभी अलग अलग हुआ है। इंटेंजिबल एसेट 38, इम्पेयरमेंट लॉस 36, 40 पढ़ ही रहे हैं, 41, 105, 1016, इस सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए ये क्रक्स है, इसके इर्द गिर्द ये देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 ये एसेट से संबंधित हैं और सब एक ही जैसे हैं। 39 में 7 परसेंटेज के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो तकरीबन ये 20% एएस को कवर करता है अप्रॉक्स, 20 ना सही 17-18% को तो कवर करता ही है। तो इसलिए एक बार में ये सब पढ़ेंगे तो एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक बार में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक बार में होल्डिंग कंपनी वाली सारी पढ़ेंगे तो वो एक बार में हो जाएगा। तो ऐसा कर लेंगे तो 60-70% तो काम हो ही गया। 20-20% के देखो ना, एक सेक्शन
एक सेक्शन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला मान के चलो 20% वो भी है, एक सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन और होल्डिंग कंपनी वाला 20% मान लो वो भी है, और बाकी जो बचेगा थोड़ा बहुत वो देख लेंगे, बल्कि ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही माना जाता है, क्योंकि इनमें जो बातें हैं ना वो सब जगह मोर और लेस वैसे ही लागू होती हैं, एक ही जैसी लागू होती हैं। चलो इसी बात पे देखो, लेकिन इसमें कैच है इंड एस 16 आने के बाद कि अगर आपने राइट टू यूज कोई ले रखा है, कोई एसेट अगर राइट टू यूज एज ए लेसी आपने ले रखा है, तो उसके लिए इंड एस 16 का इस्तेमाल कीजिएगा, उसके लिए 16 या 40 सही नहीं रहेगा। जरा ये पढ़िए, स्टार लिमिटेड ने एक्सचेंज वाला पढ़ा रहा हूं, 5 लाख का एक वेयर हाउस करा, पेमेंट ऑफ कैश कितना है 2 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिसिप्ट कितनी है 8 लाख, कंपनी ने कहा कि बिल्डिंग रेंटल पर्पज के लिए होगा, ठीक है। अब रेंटल पर्पज के लिए है तो ये सब क्या बन गया, ये सब क्या हो गया, आईपी हो गया। अब आपको इसकी अकाउंटिंग करके दिखानी है, बताइए कौन सी एसेट आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, कौन सी चीज आ रही है, वेयर हाउस जा रही है, और क्या चीज जा रही है, पैसा जा रहा है, बिल्डिंग आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बिल्डिंग की फेयर वैल्यू का पहले हम ध्यान नहीं देंगे, मैंने क्या कहा, जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू का ध्यान देंगे, हम इसकी फेयर वैल्यू का ध्यान देंगे, और कैश तो खैर है ही। पता हम क्या एंट्री लिखेंगे दोस्त, हम लिखेंगे आईपी अकाउंट डीआर या बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू वेयर हाउस, और टू बैंक। हम इसकी फेयर वैल्यू का ध्यान देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। हाँ, अगर क्लियरली ना पता हो तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। और 2, अब इसकी बुक वैल्यू जो भी हो उससे प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वो बात की बात है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। आईपी की बजाय राहुल बोल रहे हैं कि सर बिल्डिंग लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी कारण से अगर ये एसेट गिवन अप की वैल्यू नहीं पता चल रही है तो मानते 8, हम इसका रिकॉग्निशन 8 पे करते, और दोनों का नहीं पता चल रहा तो फिर वेयर हाउस का जो बुक वैल्यू है वो ले लेते, या इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि वेयर हाउस से पहले जो हमें पैसा मिलता था वही बिल्डिंग से मिलने वाला है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कैश फ्लो का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ऐसे में हम बुक वैल्यू ऑफ वेयर हाउस से भी काम चला सकते थे। चलेगा, और आगे आइए, जरा ये पढ़िए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यही क्वेश्चन सब आने हैं एग्जाम में सीधा का सीधा। एक्स लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग, द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय ए लोन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट 1 लाख और 20,000 है। कंपनी रीडेवलप द बिल्डिंग इनटू रिटेल शॉप फॉर ऑपरेटिंग लीज टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। एक्सपेंडिचर ऑन रीडेवलपमेंट 2 लाख है, प्लानिंग कमीशन परमिशन 7 लाख है, कंस्ट्रक्शन जिसमें से रिफंडेबल टैक्सेज भी हैं थोड़े से, याद रहे रिफंडेबल टैक्सेज कभी कॉस्ट के पार्ट नहीं होते, चाहे 16 हो चाहे 40 हो और चाहे 2 हो। द रीडेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड, डिटेल्स सब और रेडी है। आप बताइए क्या बिल्डिंग को हम इनिशियली कितने पे रिकॉग्नाइज करेंगे, करके दिखाइए, कैलकुलेटर पे जोड़िए, लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, परचेज कॉस्ट एंड ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। परचेज कॉस्ट में मेरे ख्याल से एक ही आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, हमने इसे आगे और डेवलप किया, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, लेकिन 40 इसमें से लेस हो जाएगा,
तो बताइए आपका आंसर कितना होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर फ्रेंड, टेल मी योर आंसर। इस क्लास की ये आखिरी क्वेश्चन की बात है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे टाइम खत्म होने से पहले। $41.6 ना, कहां 41.6 आ रहा है बेटा? देखो ना, 30 और 1 31 और 9 जोड़ता हूं मैं, 30 लाख 30 लाख प्लस 1 लाख प्लस 0.2 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 0.4। सही आंसर तो 39.4 आ रहा है। कैसे कर रहे हो आप लोग? 39.8। देखो ना, ये 30 हो गया, ओके। ये 1 कवर होगा, कवर कर लिया। ये 20 कवर होगा, कर लिया। ये 2 कवर होगा, कर लिया। ये 7 कवर होगा, कर लिया। लेकिन उसमें रिफंडेबल है, वो माइनस कर दिया। 38.8 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, हमें पढ़ना है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, हमें पढ़ना है ट्रांसफर फ्रॉम पीपी टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू पीपी, इन्वेस्टमेंट टू लीज वगैरह वगैरह। और हमें पढ़ना है डिस्पोजल, और फिर हमें पढ़ना है डिस्क्लोजर। बातें होती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। कल फिर 4 बजे आपसे मुलाकात होनी चाहिए। सभी दोस्त उपस्थित रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का ऑफिस खुल गया क्या? आप में से कोई आर्टिकलशिप पे जा रहा है? ये सब लोग घर पे ही हैं? ये बताते जाइए तो, आप लोग का ऑफिस खुल गया क्या? क्योंकि ऑफिस खुलेगा तो ये क्लास थोड़ी देर से करनी पड़ेगी, 7 बजे के बाद करनी पड़ेगी। अभी ऑफिस नहीं खुला ना, क्योंकि मैं चाहता हूं ये क्लास लाइव ही रहे, लाइव का अपना मजा है। ठीक है, जब सबका ऑफिस खुल जाए तो बता दीजिएगा, क्लास में शाम को 8 बजे से कर दूंगा। तब तक तो अभी पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने भी नहीं देखा है 16 इंडेक्स 16, उनसे रिक्वेस्ट है इंडेक्स 16 जरूर कम से कम देख लीजिएगा। भले 2 और 41 अपना देखें, वो जरूरी है। और मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया भी है। मैंने 6 क्लासेज में 9 घंटे में इंडेक्स 16 पढ़ाया है, तो उसको जरा मन से आप भी पढ़िएगा। बहुत दिल से मैंने पढ़ाया है, सब लोग उसका बेनिफिट उठाइए। टॉपर क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाइए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने में अगर ज़्यादा लगता हो मेमोरी, तो फिर ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।